बच्चों हम पीछे क्लास में जीव विज्ञान का लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें से हम कुछ फीडबैक लेना चाहते हैं, तो आप लोग पहले फीडबैक दे दीजिए फटाफट से। तो बताइए आप लोग कि श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है कौन सा रोग है? श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है किन कर्मचारियों में? कीटनाशक उद्योगों के कर्मचारियों में। अब बताइए कि मेनिंजाइटिस रोग जो हो जाता है करता है मस्तिष्क को। हमको बताइए। अब ये बताइए कि पीत रस जो है वो कहाँ से निकलता है? चलिए, तो आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देख रहे हैं विटामिन डी, और विटामिन डी देखने से कुछ मन में याद आ रहा है, पूछ देते हैं आप लोगों को। तो बताइए सबसे पहले कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग नहीं होता है, रिकेट्स होता है। क्या होता है? क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, और विटामिन डी का खोज किसने किया ये बताइए आप। विटामिन डी का खोज किसने किया? हॉपकिंस। किसने किया है? हॉपकिंस ने किया है। हाँ, किसने किया है? है ना। अब ये बताइए कि विटामिन डी कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए। सूरज के प्रकाश। विटामिन डी जो है वो आपको खास तौर पर सूरज के सुबह का जो सूरज प्रकाश होता है उसमें पाया जाता है। अगर आप दोपहर के सूरज के प्रकाश में जाकर बैठ जाएगा तो वहाँ भी पाया जाता है, लेकिन क्या आप दोपहर के प्रकाश में जब बैठिएगा तो सह पाइएगा नहीं। इसलिए सुबह में सुबह इसलिए कहता है उठने के लिए। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? चलिए, तो याद रखिएगा। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन में लिखा है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है एक रिकेट्स है। देखिए यहाँ पर दे दिया है। तो रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए? अस्थि। अस्थि मतलब होता है हड्डी। इसलिए याद रखिए जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसको जो डॉक्टर गोटी देता है टैबलेट, उसको कैल्शियम का देता है और विटामिन डी का देता है। किसका देता है? विटामिन डी का देता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपसे पूछे कि रिकेट्स जो है, रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो बताइए कौन सा? अस्थियां। अस्थि मतलब हड्डी। हड्डी का अंग्रेजी क्या होता है? बोन। क्या होता है? बोन होता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? चलिए, अब आगे है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? देखिए मतलब कह रहा है कि कोशिका में ऐसी कौन सी थैली है। इसको थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है। कोशिका में, कहाँ पर? कोशिका में कौन सी ऐसी थैली है जिसको हम लोग पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिव बैग कहते हैं? तो लाइसोसोम को। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। यानी कि कोशिका में पाई जाने वाली कौन सी ऐसी थैली है जिसको हम लोग पाचन थैली कहते हैं बताइए? लाइसोसोम है। कौन सी थैली है? लाइसोसोम है। और अगर आपसे पूछे कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है बताइए? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहता है? लाइसोसोम को। अब देखिए इसको याद रखने का ये ट्रिक है। कभी आप लोग लाई बनाए हैं जी? तो लाई बनाते समय देखिए कोनो लाई जो होता है ना अपने आप क्या होता है? फूट जाता है, भखड़ जाता है। तो अपने आप फूट जाता है मतलब समझ लीजिए अपने आप हत्या कर लेता है। तो आत्महत्या मतलब क्या होता है? अपने आप जो हत्या करता है। तो इसलिए याद कर लीजिए कि आत्महत्या जो हो जाए कौन करेगा? लाई सब करेगा ना। लाई अपने आप फूट जाता है ना। इसलिए याद कर लीजिए कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? अब ये बताइए कि कोशिका में पाचन थैली किसको कहा जाता है? अब अगला प्रश्न है आपका ऑस्टियोसाइट। क्या लिखा हुआ है? ऑस्टियोसाइट से आपको याद आ जाएगा अस्थि से। देखिए जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। अस्थि जो हम लोग लिखते हैं तो अ दंत स थ दीर्घिकार रहता है, लेकिन यहाँ पर ट दीर्घिकार है ना। देखिए टी से ट और टी एस से थ, तो उसी पर याद कर लीजिए। अस्थि को मन में सोच लीजिए अस्थि। इसलिए याद कर लीजिए कि ऑस्टियोसाइट जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? याद आया? अस्थि को हम लोग और पर्यायवाची रूप में क्या कह सकते हैं?
हड्डी। और क्या कह सकते हैं? कंकाल। बॉन्स, बॉन्स मतलब हड्डी होता है। कंकाल BONES, बॉन्स मतलब हड्डी। ठीक है, चलिए आप बताइए, आप जो सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जितना आलू का, जब आलू का सब्जी बना जितना आलू देते हैं क्या उतना ही प्याज देते हैं? नहीं। तो प्याज देते हैं कितना देते हैं? तनके देते हैं। कितना देते हैं? तनके देते हैं, इसलिए तनके से याद कर लीजिए कि तना। प्याज का कौन सा भाग आप खाते हैं? तना खाते हैं। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। समझ में आया मेरा बात? क्लियर है? आदि का भी हम लोग, मतलब कि अदरक का भी हम लोग तना ही खाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुकुरमुत्ता पर। किस पर? कुकुरमुत्ता मतलब क्या समझे? मशरूम। जिस पर कुकुर उस पर मूत देता है उसको कुकुरमुत्ता कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुकुरमुत्ता का नाम जो कॉन्सेप्ट क्या है उसको छोड़िए, अभी बस ये समझिए कुकुरमुत्ता हम लोग मशरूम को कहते हैं। किसको कहते हैं? मशरूम को। मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कुकुरमुत्ता की खेती जो है किसके नियंत्रण में उपयोगी नहीं है? तो देखिए, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं है। याद रखिए, सस्य रोग कौन सा रोग है? सस्य रोग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? तो मशरूम की खेती, यानी कि कुकुरमुत्ता की खेती करने से सस्य रोग में कोई भी नियंत्रण नहीं हो सकता है। बताइए अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? मशरूम को और क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो मशरूम की खेती करने से किसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। सस्य रोगों का जैविक नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न है मधुमक्खी के बारे में। बताइए, मधुमक्खी में पूप धूप, बोलिए पूप धूप है ना? पूम धूप है, थोड़ा गलत बोल दिए हम। पूम धूप, बोलिए पूम धूप होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पूम धूप जो होते हैं वो आपको जन अक्षम नर होते हैं। क्या होते हैं? जनन अक्षम नर। जनन अक्षम नर होते हैं। कौन होते हैं? मधुमक्खी में जो पूप धूप होते हैं वो कौन होते हैं? ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देख के बोलिए जरा आप लोग। मधुमक्खी में पूप धूप यानी कि ड्रोन जो होते हैं वो जन अक्षम नर होते हैं। जनन अक्षम नर होते हैं। कौन होते हैं? बताइए, जनन का मतलब क्या होता है? जो जनन करने में अक्षम हो, सक्षम नहीं, अक्षम। तो जनन कौन नहीं करेगा? पुरुष, तो नर। तो इसलिए याद रख लीजिए कि मधुमक्खी में पूम धूप जो होते हैं वो कौन होते हैं? अक्षम नर होते हैं। कौन होते हैं? आगे है किस प्रोटीन के नख, किस प्रोटीन के नख, खूर और सींग बने होते हैं? अब बताइए, आप लोग बैल को, भैंस को, जानवर को देखते होंगे, क्या सब होते हैं? नाखून होते हैं, खूर होते हैं, सींग होते हैं। तो बताइए यह किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो याद करिए कि देखिए कीरेटिन की। इसको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, नाखून तो आपको भी है। जब आप नाखून को नहीं काटेंगे तो आपके नाखून में क्या जाएगा? मल बैठेगा। और जब मल बैठेगा, मल साफ नहीं होगा तो मल क्या बन जाएगा? कीड़ा बन जाएगा। वही कीड़ा आप खाइएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद कर लीजिए कि पशु का खूर, पशु का सींग और आपका नाखून जो है यह आपको कौन प्रोटीन से बनता है? तो कीरेटिन से। किससे? कीरेटिन से। किससे? कीरेटिन से। अब ना भूलिएगा, किसी को क्या बोलेंगे? कीरेटिन से। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? हाथ इशारा करके बोलिए कीरेटिन से। कीरे। बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है कि पुरुष में, किसमें? पुरुष में पुरुषत्व के लिए, मतलब पुरुष में यदि पुरुष का गुण होना चाहिए तो उसके लिए कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? XY। तो अगर आपसे पूछे कि आप जो पैदा लिए हैं आप में कौन कौन सा गुणसूत्र जो है सो भाग लिया था? बताइए। X भाग लिया था। ठीक है, अगर इससे पूछेगा कि आप जो पैदा लिए थे तो कौन कौन सा गुणसूत्र भाग लिया था? XY लिया था। देखिए, जब भी Y आएगा तो समझ लीजिए लड़का हो जाएगा। अगर ट्रिक नहीं याद रखे तो देखिए Y से याद कर लीजिएगा, बॉय। इसलिए देखिए Y के अंत में Y आता है ना, इसलिए याद कर लीजिए जब भी Y आएगा तो लड़का होगा, जब X रहेगा तो लड़की होगी। बात समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? गांव घर में किसी लेडी को देखिएगा, महिलाओं को क्या होता है कि उसको केवल लड़की ही पैदा होने लगता है, लड़का पैदा
पैदा नहीं होता है तो उसके लिए दोषी किसको ठहराता है? महिला को। महिलाओं को। लेकिन यह दोषी क्या केवल महिला ही है? ऐसा नहीं है। अब निषेचन क्रिया में मान के चलिए, निषेचन क्रिया जो होती है नर युग्म का और जनन इसका नारी युग्म का, यानी कि दोनों के गुणसूत्र का जो आपको निषेचित होता है, निषेचन होता है, उसमें आपको पुरुष का एक्स गुणसूत्र, ये देखिए गलती किसका है? गलती है पुरुष का। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र आ जाता तो ना उसका लड़का पैदा होता। पुरुष का एक्स आया तो फिर महिला के पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स है। महिला के पास क्या है? एक्स एक्स है। अब पुरुष के पास में वाई एक्स और वाई है तो पुरुष का जो वाई आता तभी तो उसको लड़का होता। तो गलती किस में है? पुरुष में। दोषी कौन रहती है? महिला। तो अब याद रखिएगा, इस तरह का जब भी घटना हो उसको आप कॉपी कलम निकालिएगा, वहाँ बताइएगा कि आप में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, बताइए। एक्स वाई। आपकी पत्नी में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स। तो आपकी पत्नी के पास तो बेचारी के पास एक्स एक्स है और वाई आपके पास है। वाई उसको देते तभी तो उसको लड़का पैदा होता। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसलिए ये चीज याद रखिएगा आप लोग। दोषी कौन है ये भी समझ गए और याद रखने का ट्रिक ये बता दिए कि जिसमें वाई आएगा वही आपको क्या होगा? वाई आएगा। वाई तो वाई। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बताइए कि एक्स एक्स गुणसूत्र किसमें? एक्स एक्स गुणसूत्र महिला में और एक्स वाई पुरुष में। याद हो गया ना? सामने आएगा तो डिफाइन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में क्या होती है? परेशानी होती है। पक्षी जब बहुत ऊंची तक उड़ जाते हैं तो सांस लेने में उसकी कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। ठीक है। तो वो जो नहीं होती है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वायु का कोष मतलब क्या होता है? कोष मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। मतलब खजाना। तभी तो आप लोग बोलते हैं कि कौशलिया में कोनो पाए रखने चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते हैं आप लोग? इसलिए कोष मतलब क्या होता है? खजाना। आप गांव घर में देखिएगा कोई पूजा होता है तो उसे बनाता है कोषाध्यक्ष जी। बनाते हैं कि नहीं कोषाध्यक्ष? तो कोषाध्यक्ष मतलब क्या हुआ? कोष मतलब खजाना का अध्यक्ष। इसका पर्यायवाची हो गया कोष का खजाना। बात समझ में आ रहा है? कोष का खजाना उसका पर्यायवाची हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जरा ध्यान दीजिए। तो कहता है कि पक्षी जब बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है तो उसको सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके पास, सुन लीजिए, अतिरिक्त मतलब समझे नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आपके पास फेफड़ा है ना सांस लेने के लिए, तो उस चिड़िया के पास एक एक्स्ट्रा है। देखिए क्या लिखा? अतिरिक्त का अंग्रेजी क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा। मतलब उसके पास जैसे आप ऊपर जो देखिए, आप जो ऊपर जाते हैं पहाड़ पर चढ़ते हैं तो देखिएगा जैसे नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा सब जो पहाड़ पर गया था तो पीठ पर एगो बैग लेके लाद के गया था, उसमें ऑक्सीजन का एगो डिब्बा था जी। तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। लेकिन उस पक्षी के अंदर भगवान क्या किया है? उसको इस गैस का मतलब ऑक्सीजन का खजाना जो है ना उसके पास खुद से दे दिया हो रहता है, एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा रहता है। इसलिए जब पक्षी ऊपर उड़ता है तो इधर का हवा खत्म तो उधर उसका जो अपना रहता है उसे अपना यूज करने लगता है। नीचे में कठिनाई हो जाए। चलिए आपका अगला प्रश्न है बेरियम मील। क्या लिखा हुआ है? बेरियम मील। उससे पहले क्वेश्चन छूट गया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इस बार 10वीं में पूछा था कि धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा? सूर्य। ये मैट्रिक के फर्स्ट सिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि धरती पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। तो बताइए, अभी जस्ट बताए थे कि सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। अब है बेरियम मील। क्या है? बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, देखिए, आहार नलिका के एक्सरे के लिए। मतलब आहार नाल है ना आपका, तो आहार नाल का जो एक्सरे होगा तो उसी में प्रयोग किया जाता है। किसका? बेरियम का। किसका? बेरियम का। इसको कैसे याद रखिएगा? जब अपने आहार नाल का एक्सरे करवाने के लिए जाइएगा ना तो कहेगा कि ऐसा कीजिए, अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, आप बेरिया में आइए, बेरिया में मिलिए हमसे। क्या कहेगा? बेरिया में हमसे मिलिए। तो बेरिया में मिलिए मतलब बेरियम मील। बेरियम मील। तो बताइए बेरियम में मिलने के बाद कब बोलेगा? जब हम लोग अपने आहार नाल का एक्सरे कराने के लिए जाएंगे। इसलिए याद कर लीजिए कि बेरियम मील का उपयोग कहाँ पर क्या आता है? तो आहार नलिका के एक्सरे, आहार नाल के एक्सरे के लिए। याद हुआ? चलिए अगला प्रश्न है गुर्दा। गुर्दा बोलने से एक चीज याद आ गया, बताइए आप लोग, गुर्दा का अंग्रेजी क्या होता है? गुर्दा
किडनी होता है। क्या होता है? किडनी। तो गुर्दा में जब पथरी रहता है, पत्थर, उसको पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है बताइए? सीटी स्कैन का। किसका? ये तो आप लोगों को पहले से पता है। शरीर के किसी भाग में कोई किसी चीज को पकड़ना आता है तो हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलिए, इसके बाद आगे है, ये क्वेश्चन पहले से आपको बता दिए हैं कि टाइफाइड रोग जो होता है वो किससे होता है? दूषित जल से और दूषित भोजन से भी। ठीक है ना? दूषित जल से और दूषित भोजन से। इसमें जल से जो है उसको कट कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिए, दूषित जल से। बात समझ में आ रहा है ना? जल से उसको कट कर दीजिए, दूषित जल आपको उसको याद रखना है। ठीक है। भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? देखिए, भारत में जो बाघ है ना, वो बाघ अब बेचारा इधर से उधर घूमता है। ठीक है। कारण क्या है? कारण उसको ये है कि हर जगह से उसको दर्द मिलता है, क्योंकि जंगल है नहीं। जब जंगल नहीं तो जाएगा कहाँ? तो उसको पेन ही पेन मिलता है। पेन मतलब दर्द होना, इसलिए पेन ही पेन मिलता है हर जगह। इसलिए बेचारा जो है सो इधर से उधर करता रहता है। और वैसे भी बाघ का अंग्रेजी क्या होता है? टाइगर। तो इसी से याद कर लीजिए कि पैंथेरा टाइग्रिस मतलब पेन मिलता है ना उसको हर जगह, इसलिए पेन से पैंथेरा। और टाइगर उसका अंग्रेजी होता है, इसलिए भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। अब ये बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है। अब बताइए आप लोग कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? एड्रीन। उसको तो ग्रंथि का नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है। अब बताइए कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सब पढ़ाएंगे एक दिन, इसी में आएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस है। इसके बाद आप बताइए कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनेस फैमिलिडीज। क्या नाम है? कैनेस फैमिलिडीज। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा और आगे आप मुझे बताइएगा। ठीक है। आगे आपको भी हम पढ़ाएंगे। चलिए, एंजाइम जो है एक समूह होता है। याद करिए कि एंजाइम जो बनता है वो बनता है प्रोटीन से। बस इतना ही बात याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। एंजाइम क्या चीज़ से बनता है? प्रोटीन। देखिए, एंजाइम जो बनेगा वो क्या चीज़ से बनेगा? प्रोटीन। ठीक है। तो अब चलिए HIV वायरस के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। HIV में फुल फॉर्म जो होता है, H से ह्यूमन होता है, I से इम्यूनो होता है, V से वायरस होता है। तो HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल, वो कौन सा होता है? तो 2DNA होता है। 2DNA है ना? अब बताइए DNA का खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए, आगे है, शरीर में पानी की असमान संचयन, मतलब यदि आपके शरीर में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, संचय हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा, तो आपको इसके कारण से सूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूजन। और उस सूजन को कहता है स्थूलता। क्या कहता है? हम क्या बताएं ट्रिक कि शरीर में जब पानी आपको अत्यधिक मात्रा में जब संचय हो जाएगा, संचय मतलब जमा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? सूजन होगा। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थूलता कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो बताइए, शरीर में पानी का असामान्य संचयन क्या कहलाएगा? स्थूलता कहलाएगा। सुखाए हुए और परिरक्षित देखिए, सुखाए हुए और परिरक्षित पादप जो है वह रखे जाते हैं किसमें? विवेरियम में। किसमें? सूखे देखिए दाना सब कुछ सुखाने का काम कौन करेगा बताइए? आप ही बीबी सब करेगा ना, इसलिए उसी से याद कर लीजिए। सुखाए हुए और परिरक्षित पादप मतलब पौधा मतलब पौधा। तो सुखाए हुए और परिरक्षित पादप कहाँ पर रखे जाते हैं? तो बीबी सब करेगी, इसलिए विवेरियम में। कहाँ पर? विवेरियम में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मूली, गाजर। देखिए, गाजर तो गाजर में लगा हुआ है जर, तो इसलिए गाजर का कौन सा भाग खाते हैं? जर। अब मूली, देखिए मूली को भी उखाड़ते हैं, जड़े रहता है ना, इसलिए मूली का भी जड़े खाते हैं। सलजम गोल गोल होता है। सलजम कैसा होता है? गोल गोल रहता है, उसका भी हम जड़े खाते हैं। जैसे चुकंदर होता है ना गोल गोल, वैसे सलजम भी होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका चलिए, चुकंदर, देखिए अभी जस्ट चुकंदर भी आ गया। चुकंदर जैसे गोल गोल वो भी रहता है, उसका भी हम लोग जड़े खाते हैं। ठीक है। चलिए, फिर शकरकंद। शकरकंद के बारे में सबको पता है, लेकिन इसका नाम नहीं सबको पता है। शकरकंद का मतलब होता है अलहुआ। क्या होता है? अलहुआ होता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि शकरकंद का मतलब क्या होता है?
क्या होता है? अलवा होता है। ठीक है, तो बताइए अलवा का खाने वाला भाग कौन सा है? तो बताइए जड़ आप किन किन चीज़ों का खाते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो क्वेश्चन आ ही गया, तो इसको जरा हम देख ही लें। तो देखिए अब है आलू। देखिए प्याज के बारे में आपको पता है ना। देखिए अपने सब सामान्य रूप से सब्जी बनाते हैं तो आलू प्याज का बनाते हैं। तो याद रखिए जो प्याज हम लोग तनिक सा नहीं यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से आप याद कर लीजिए कि आलू भी हम लोग तने खाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? जब प्याज लहसुन तो एक ही जैसा गाछ होता है ना, पेड़ होता है ना, तो याद कर लीजिए कि प्याज और लहसुन हम लोग तो तने खाते हैं। अदरक भी अब अदरक की मात्रा भी हम लोग सब्जी में तनिक देते हैं ना, इसलिए तना खाते हैं। फिर इसका तो ओल भी हम लोग तना खाते हैं। हल्दी ये भी आपको हम लोग तना ही खाते हैं। तो बताइए तना के अंतर्गत क्या सवाल है, बताइए, कंफ्यूजन होगा आप लोग। देखिए ऐसे भूल जाएगा, हम बताते हैं। आलू प्याज याद रहेगा? आलू प्याज, मेरा बात सुनिए, आलू प्याज याद रहेगा, ठीक है। अदरक और हल्दी याद रहेगा, क्योंकि अदरक और हल्दी एक जैसा होता है। और अदरक में ट्रिक लगा दी है कि अदरक थोड़ा ही मात्रा देंगे, अगर ज्यादा मात्रा देंगे तो पेट में क्या होगा? गर्मी होगा, इसलिए अदरक को तो नहीं खाएंगे हम। इसलिए अदरक जब याद आएगा तो अदरक के सेम भाई जैसे रहता है कौन? हल्दी। तो अदरक और हल्दी भी तना खाते हैं। अच्छा, प्याज और लहसुन एक के जैसा पेड़ होता है, इसलिए वो भी तना खाते हैं। ठीक, इतना याद हो गया। अब एगो ओल याद कर लीजिए। ओल क्या देगो? आलू याद कर लीजिए। ओल आलू मिलवे करता है, ओल आलू आलू प्याज ओल लहसुन अदरक हल्दी प्याज हो गया। प्याज ठीक है, बात समझ गए। जी। अजर किस किस का खाते हैं? गाजर का खाते हैं। और सलजम साथ में सलजम का भी हम लोग खाते हैं। अगर सलजम में याद नहीं रहे तो देखिए सलजम में जम लगा हुआ था, जम से जड़ याद कर लीजिए। बात समझ में आ गया? चलिए आगे है, समुद्र में जो शैवाल पाया जाता है, समुद्री शैवाल में आपको कौन सा तत्व पाया जाता है? तो समुद्र में पाया जाता है आयोडीन। समुद्र में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समुद्री शैवाल में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? देखिए समुद्री शैवाल मतलब समुद्र क्या है? अथाह है जी। और अथाह शैवाल किसको याद रहेगा? जिसको जो आयोडीन नमक खाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? जी। शैवाल से याद कर लीजिए सवाल, और अथाह सवाल किसको याद रहेगा? जो आयोडीन खाएगा, आयोडीन नमक खाएगा। आयोडीन नमक अगर कम खाइएगा तो दिमाग जो है ना, आयोडीन हमको समुद्र से ही मिलता है ना, समुद्र तो याद हो जाएगा। हाँ, आयोडीन तो समुद्र से मिलता है ना, इसलिए समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है। चलिए अब है आगे तंबाकू। और बताइए तंबाकू बोलने से एक चीज याद आ गया, बताइए कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे नशा लगता है? तो बताइए तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाए जाने के कारण से हम लोग को नशा लगता है। क्या लगता है? नशा लगता है। ठीक है, तो बताइए तंबाकू जिस फसल के अंतर्गत आता है वह कौन सा? नकदी फसल। ऐसे को कैसे याद रखिएगा? देखिए तंबाकू हम लोग कभी भी जाएंगे खरीदने के लिए तो नकदी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेगा दुकान वाला कि तंबाकू खाएंगे आप तो नशा लगेगा तो मेरा पैसा भूल जाइएगा, इसलिए नकदी काम कीजिए। आज नगद कल उधार। इसलिए याद करिए कि तंबाकू जो है वो कैसा फसल है? नकदी फसल है। नकदी कौन सा फसल है? नकदी फसल है। नकदी से याद कर लीजिए, नकदी। ठीक है, अब चलिए हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं बताइए? ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेशन है। मेंडल ने जो अपने प्रयोगों में किस पौधा को चुना था? मटर का। और मटर का नाम क्या था? देखिए गार्डन पी। क्या नाम था? गार्डन पी। तो अभी आप लोग याद ही किए थे ना, है ना। और ये देखिए वैसे भी बगीचा में गार्डन में ही रहेगा ना, इसलिए गार्डन पी। पी मतलब क्या होता है? मटर। पी मतलब क्या होता है? मटर होता है। बात समझ में आ रहा है? बताइए ऐसा फल जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद हो। करा कि ऐसा फल जिसमें कि असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद हो तो वो केला होता है। असली फल और दिखावटी फल। चलिए इस प्रश्न को जरा आप लोग समझिए। इसमें क्या है कि ऐसा फल जिसमें असली फल और दिखावटी फल दोनों मौजूद होते हैं। अब आप लोग केला का कभी आप लोग वो जो होता है जिसको हम लोग आम भाषा में केला का घौर बोलते हैं जी, है ना, या केला का ये बोलते हैं हत्था तो नहीं बोलते हैं, घौर बोलते हैं जी, जी। तो वो घौर आप लोग देखे हैं कभी? पेड़ में लगे हुए जी। आप गौर करके देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो आज जाकर के देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि ऊपर से जो होता है बड़ा बड़ा फल होता है, और वही केला का छोटका जो रहता है ना नीचे से रहता है। जो छोटका को हम लोग यूज करते हैं नहीं करते, तो वो हो गया दिखावटी, वो ऊपर वाला जो हो गया असली फल।
बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ आया। छोटा छोटा रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, तो बताइए कि ऐसा फल जिसमें असली फल भी हो और दिखावटी फल भी हो, वो केला। कौन सा दोनों मौजूद होता है? क्या होता है? केला। याद रखिएगा, फंसिएगा मत। अब आगे चलिए, आगे है मानव शरीर में, कहाँ पर? मानव शरीर के ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। शरीर की उत्तेजना का मतलब क्या हुआ कि शरीर को उत्तेजित होना, मतलब जो है सो उमंग आना, ठीक है, तो वो अधिवृक्क क्या है? है ना। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क है। इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन सब ऐसा होता है जो याद रखना ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा। अब बताइए, आपको पढ़ाए थे हम कि सर्दी और जुकाम क्या चीज से होता है? विषाणु से। क्वेश्चन आ गया कि जुकाम से होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु संक्रमण। फिर क्या बताए थे, बताइए? पानी बेसी कीजिएगा ना। हाँ, बेसी तो विषाणु, इसलिए जुकाम जो है, जुकाम आपको किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बताइए कि मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उत्तेजित करता है? अधिवृक्क है। अब ये बताइए कि जुकाम जो होता है वो किसके द्वारा होता है? टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है। और साथ में आपको यह जल जनित रोग है, दूषित जल से, दूषित भोजन से भी होता है। अच्छा बताइए कि हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। अच्छा बताइए एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। विषाणु वायरस तो इससे भी हुआ। आगे है कि चिकित्सा में होम्योपैथिक प्रणाली का खोज किसने किया? तो देखिए, ह से होम्योपैथिक है और अ से है CFS हैनीमैन, ठीक है। अब इतना नहीं याद रखिएगा, आप एक ही याद रखिएगा, होम्योपैथिक दवा जो खाते हैं उसका खोज किसने किया? हैनीमैन ने किया। किसने किया? हैनीमैन ने किया। ह से होम्योपैथिक, ह से हैनीमैन, याद आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बच्चा पीछे का नहीं देखे, आगे का बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग इतना नहीं याद करके इतना ही कीजिएगा, हैनीमैन। बात समझ में आ गया। आगे है रेडियो सक्रिय, क्या लिखा हुआ है? रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण हो जाता है। कहने का मतलब एक बीमारी है, बात समझ में आ रहा है, जिस बीमारी का नाम है अस्थि कैंसर, मतलब कि हड्डी में कैंसर हो जाना। अस्थि मतलब हड्डी में जो कैंसर होता है, किसके कारण से? तो याद कर लीजिए, कोबाल्ट स्ट्रोंसियम 90 के कारण से। बोलिए, एक मिनट, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण से। बोलिए, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंसियम 90 के कारण से आपको अस्थि कैंसर हो जाता है, यानी कि हड्डी में कैंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इंसुलिन। अब बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चीनी रोग होता है, ठीक है। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो देखिए, इंसुलिन का खोज किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने। किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेस्ट ने किया था, ठीक है। अब देखिए, अगर जो आपको तबीयत खराब हो जाएगा और आपको सुई जो पड़ेगा तो आप बेस्ट हो जाइएगा ना, बेस्ट मतलब अच्छा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डॉक्टर जो सुई देगा आपको तो क्या बोलता है कि हो गया बेटा, हो गया बेटा, तो हो गया बेटा, तो बेटा से हो जाएगा बेटिंग, ठीक है। और इसके बाद आपका तबीयत बेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए बेटिंग एवं बेस्ट। बताइए इंसुलिन का खोज किसने किया था? अब बताइए कि समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व होता है? अब बताइए कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए आपको किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CTS। अब बताइए कि ऐसा फल जिसमें असली फल और साथ में दिखावटी फल दोनों होता है, तो केला। अब बताइए कि मेंडल ने जिन प्रयोगों को मटर के पौधे पर किया था, भी था। अब बताइए कि तंबाकू कौन सा फसल का उदाहरण है? आशा करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाई बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत आए, जिसके लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा।